नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज की जो बड़ी खबर है, सीबीआई की विशेष अदालत ने जिस तरीके का फैसला सुनाया है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन 28 साल बाद एक फैसला आया है और उस फैसले इस मामले के तमाम आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। आरोपी बड़े बड़े थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, ऐसे बड़े नाम थे। अभी अयोध्या से जुड़े हुए और अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए लोग इसमें आरोपी थे और सारे लोगों से बरी कर दिए गए। तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो उस दिन, घटना के दिन, जो कुछ वहां हुआ था उसके बहुत सारे चश्मदीद हैं, पत्रकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं और बहुत सारे लोग थे वहां पे। लाखों की संख्या थी, सेवक से लेकर, और मीडिया का जमावड़ा था। देश विदेश से तमाम मीडिया वहां पहुंची हुई थी और उनसे बहुत सारे लोगों की गवाही भी हुई। ऐसे ही एक गवाह हमारे साथ हैं, राजेंद्र कुमार जी। मैं आज उनसे बात करूंगा और पूरे इस फैसले का किस तरीके से राजनीति पर असर पड़ेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे, लेकिन राजेंद्र जी से हम थोड़ा इंटरेस्टेड ज्यादा इस बात को जानने के लिए हैं क्योंकि वहां मौजूद थे। तो किस तरह का माहौल देखा है, उसके भुक्तभोगी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र जी के साथ बड़े जो व्यवहार हुआ था इनकी वहां पे, जो भीड़ ने, आप बताएंगे राजेंद्र जी, किन लोगों ने उनकी बहुत जबरदस्त पिटाई की थी और लंबे समय तक इनका इलाज कराना पड़ा था। जबड़ा टूट गया था इनका। और फोटोग्राफर के तौर पे वहां तब वो गए थे। इस वक्त वो बड़े पत्रकार हैं और बड़े संस्थानों से जुड़े रहे। टेलीविजन से लेके अखबारों तक में उनकी बड़ी भूमिकाएं रही हैं और उनका एक अनुभव जो है बहुत मायने रखता है। तो अब मैं सीधे सीधे राजेंद्र जी से, आज के फैसले पर राजेंद्र जी आप क्या कहेंगे? देखिए, फैसले को तो अदालत के फैसले पे तो कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर ये फैसला जी। बहुत लोगों के को हजम नहीं हुआ है। इतना ही कहा हम्म। जा सकता है कि सारे के सारे लोग दोष मुक्त हो गए और जो सबूत अ, पेश किए गए, पेपर के कटिंग या ऑडियो, वो नकार दिए गए। हम्म। जबकि वर्तमान में ये जी। हो रहा है इस देश में, अपने देश में, कि एक व्हाट्सएप पर अगर कोई चैट हो रहा है किसी नशीले जी। पदार्थ के लेकर, जिसमें उसका नाम भी नहीं लिखा गया, उसमें जांच एजेंसियां हम्म। व्यक्ति को पकड़कर जेल भेज दे रही है। और हम जो सबूत है हाँ हाँ। कि जिन लोगों ने ढांचा गिराया, उनकी फोटोग्राफ है, उसके हम और पुख्ता सबूत हम्म। मांग रहे हैं जो अखबार में छपे हुए हैं। तो हम्म। अब फैसला है तो है, लेकिन इस पर नहीं, लेकिन सवाल तो अदालत का भी फैसला है। ऐसा नहीं है, सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला है और अभी बहुत सारे विकल्प हैं। अगर इसमें कोई ऊपर की अदालत में जाना चाहेगा और जाएगा, कि इस बारे में सवाल उठाएगा, तो निश्चित रूप से अदालत, ये लंबी अदालती प्रक्रिया चलेगी। और अपने देश में कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। एक तो ऐसे ही ये फैसला 28 साल बाद आया। इतने लंबे समय तक अदालत ने इस पर काम किया, इतने सारे दस्तावेज जुटाए गए, इतने सारे ट्रांसलेशन हुए और इतनी गवाहियां हुई। और मतलब गवाह, वहाँ जो मौजूद पत्रकार थे उनकी गवाहियां भी हुई। तमाम तरह की, इतने 28 साल तक मामला अदालत में चलना, लगातार खींचना और जज का एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलना, बहुत सारे सवाल हैं। इसके बावजूद ये लगता है नहीं, जैसे कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया टाइप का ये पूरा मामला है। तो इसका राजनीति के ऊपर किस तरह का असर देखते हैं आप? आज की भारत की राजनीति, एक मैसेज क्या गया है इस फैसले से? मैसेज तो लोगों के मन में बहुत अच्छा नहीं गया है, क्योंकि अदालत को कुछ तो बताना चाहिए था कि कोई तो दोषी था ना। इतने बड़ा ढांचा गिर गया, कहीं किसी की कोई कमी तो थी। जी। आखिर हम किस जी। चीज की सुनवाई कर रहे थे? उन दोषियों को के बारे में पता करके उनको उनको सजा देने की बात कर रहे थे। इनमें अधिकारियों की लापरवाही भी हो सकती थी। मतलब बहुत से कारण थे, बहुत सी चीजें थी जिन पर हमको एक्शन लेना था या अदालत को कुछ फैसला देना था। वो कुछ भी उसमें है नहीं। लेकिन अब जो फैसला आ गया है, उस अदालत के फैसले का सम्मान है। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है, जैसे भी लोग करना चाहते होंगे करेंगे, ये तो एक अलग बात है। पर जो हम लोगों ने अयोध्या में उस दिन देखा था, तो साजिश चाहे न पूरी हो रही हो में साबित हुए हों, लेकिन
भीड़ को एकत्र करने में तो बड़ी अहम भूमिका इन सब नेताओं की थी। और आज हम ये देखते हैं कि जो भीड़ एकत्र करता है, अगर वो भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो उसमें भीड़ नियंत्रण करने वाले, भीड़ को जो इकट्ठा करने वाले का भी दोष साबित होता है। इवन लखनऊ में, यूपी में तो ऐसे लोगों की फोटो लगा देनी, चौराहे पर लगाने का रिवाज सा चल गया है और कानून भी बन गया है। हाँ, तो अब ये बताइए, आप तो वहाँ मौजूद थे और सुबह से लेकर शाम तक आपका एक मैं वीडियो देख रहा था, मेरे इस वेबसाइट, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे भी वो हमने डाला है उसको, जो आपने बताया है सिलसिलेवार तरीके से कैसे ये कार्रवाई शुरू हुई और कितना 5 घंटा लगा करीब ध्वंस होने में, और उसके बाद वहाँ पे जो साफ सफाई और उसके बाद मंदिर जो आपने बताया कि किस तरह कितने कम समय में आपने मंदिर बनते हुए पहली बार देखा वहाँ पे, तो किस तरह का माहौल था वहाँ पे? देखिए भावेश जी, मैं उस दिन सुबह करीब 6:30 बजे अपने होटल से निकला था और 7 बजे के आसपास में उस धार्मिक अपने धर्मस्थल पर पहुंच गया था। वहाँ कनक भवन में से मैंने ऊपर चढ़ के छत से उसकी फोटोग्राफ वगैरह किए। वहीं मुझे लल्लू सिंह जो आज सांसद हैं वो मिले, और भी बीजेपी के तमाम लोग और संघ के तमाम लोग मिले, उनसे सबसे परिचय हुआ और लोगों ने बताया कि क्या कैसे किस व्यवस्था के तहत प्रतीकात्मक पूजा होगी। वो सब देखते हुए हमने बहुत सी फोटोग्राफ खींचे, ऊपर छत से फिर नीचे आए और ये सारा सिलसिला करते करते हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो समय भी आ जाए जब पूजा हो और प्रतीकात्मक पूजा हो। इस बीच हम लोग पुलिस के कंट्रोल रूम भी गए, वहाँ भी पिक्चर वगैरह किए। पुलिस वाले के अधिकारियों ने बताया कि हमने इस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। और करीब 9, सवा 9 बजे के आसपास लाल कृष्ण आडवाणी जी, कलराज मिश्रा और विनय कटियार, ये सब लोग एक साथ परिसर में आए और इन लोगों ने वहाँ देखा कि जो पूजा जहाँ होनी है वो स्थल कहाँ है, और इस तरह से करते कराते मुरली मनोहर जोशी भी साथ में थे। इस तरह से करते हुए ये लोग वहाँ से फिर रामकथा कुंज की ओर चले गए, जहाँ इन लोगों का भाषण करना होना दिया जाना था उस छत से वहाँ पर मैदान में। तमाम लोग इकट्ठे आ रहे थे, लोग एकत्र हो रहे थे। जो हमारा जन्मभूमि परिसर था उसमें एक साइड में बाईं तरफ पंडाल बना दिया गया था महिलाओं के लिए। तो बहुत सी महिलाएं, करीब 1500 महिलाएं इस तरह की वहाँ थी और वो अलग अलग राज्यों से भी आई हुई थी, कुछ लोग थे। बाहर तो बड़ा लंबा भीड़ का एक होती चली जा रही थी रामकथा पार्क के सामने, और वहाँ से भाषण कर रहे थे। तो मैं उस साइड भी गया था करीब आडवाणी जी के साथ पीछे पीछे। तो वहाँ पर जब ये लोग मंच पर बैठ गए और फोटो, तो हमने फोटो वगैरह बनाई थी। उसके बाद हम नीचे आ गए और हम करीब 10:30 बजे परिसर पर थे, मंदिर उस धार्मिक स्थल पर। उसके साथ बाद करीब 11:15 के आसपास। अच्छा, ये आप जैसा बता रहे हैं, आप लोग इतने मतलब इतनी संख्या में पत्रकार वहां पहुंचे थे, तो आप लोग को ये तो अनुमान था कि कुछ खास होना है, मतलब कवरेज का ये इंटेंस था, मतलब नहीं, देश विदेश से ऐसा पत्रकारों का वहां कोई पहुंचना, मतलब अनुमान लेकिन फिर भी आशंका। नहीं, ना कोई आशंका थी, ना ही कुछ इस तरह का किसी के मन में ये था कि कुछ देर में ये ढांचा गिरा दिया जाएगा, क्योंकि 10, 10:30 बजे बहुत नहीं, लेकिन सामान्य जिस सी। तरीके से लेकिन राजेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से आप लोग कह रहे, आपने बताया है कि आप लोग को फोटो नहीं खींचने दिया जाता, उसके बाद क्या नहीं, ये मन में बात शंका आई कि फोटो हमें न कैमरे से दूर? भावेश जी, फोटो न खींचने का सिलसिला तो उस वक्त शुरू हुआ जब 11, सवा ग्यारह के आसपास गुंबद के पीछे की साइड से करीब 200 लोगों की, 200, 250 लोगों का एक जत्था नारे लगाते हुए गुंबद की ओर चढ़ने लग गया। और जब वो चढ़ने लगा तो जो वहां पर सीआरपी के जो लोग इनर सर्किल में तैनात थे, उन्होंने उनको डंडा से रोकने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाए। और इसके बाद
वो कुछ लोग गुंबद पर चढ़ गए, तो जब वो चढ़ गए तो इसके बाद जो माप था वहां पर, वो लगातार जय श्री राम के नारे लगाता हुआ और बिल्कुल गुंबद की ओर चढ़ने के लिए आमादा हो गए सभी लोग। इस घटना को जब हम लोग फोटो बना रहे थे, मतलब हमने अपने जीवन में तीनों गुंबद पर आदमी बरैया के छत्ते की तरह दिखा कि सारे गुंबद बिल्कुल ढक गए थे आदमियों के मुंडियों से। मतलब इतना वहां पर दिख रहे थे कि हर जगह लोग तीनों गुंबद को चेक लिए थे। इसी पीरियड में इस तरह की जो हम लोगों ने पिक्चर बनाई थी, वो पिक्चर जब और भी इस तरह का बना रहे थे कि कैसे चढ़ रहे हैं, तो जो लोग उस वक्त जैसे संघ के लोग थे, जो बीजेपी के लोग थे, उन लोगों ने हम लोगों को रोका कि आप पिक्चर मत बनाइए। और भीड़ चूंकि नारे लगा रही थी और ये सब, और ये इंतजामात में ये सब लोग लगे हुए थे, तो इन लोगों ने हम लोगों को रोका। जब हम लोग नहीं माने तो फिर डराया धमकाया भी और इवन पिटाई भी की। और ऐसा नहीं है कि खाली एक व्यक्ति को पीटा, जितने तो लोग ये मार पिटाई सिर्फ आपके साथ हुई कि और भी कुछ पत्रकारों के बता साथ रहा हुई? हूँ, ये हमारे साथ ही नहीं, जितने लोगों के हाथ में उस वक्त कैमरा था, उन सबको डराया धमकाया और उनके कैमरे तोड़े या उनकी पिटाई की। तो जिन लोगों ने अपने बैग में रख लिए या कोई हुज्जत नहीं की, तो वो तो उनके साथ पिटाई वगैरह ज्यादा नहीं हुई, लेकिन पत्रकार होने के नाम पर मिसबिहेव उस दिन वहां सबके साथ 11:15 से जो शुरू हुआ था, वो 7 दिसंबर की रात 11 बजे तक के चालू रहा। 6 दिसंबर 11 को फिर प्रशासन का वो क्या रवैया था, जो वहां पे 11 शासन बजे के प्रशासन बाद, मौजूद थे? हाँ जी, तो खैर ये प्रशासन का क्या रवैया था? ये प्रशासन का कहीं, मतलब कार जब सेवकों का लोग और नेताओं का नजरिया तो समझ में आ रहा है। प्रशासन जब जब आप लोगों को घायल देखा, आपको तो काफी चोट लगी थी। जब ये लोग गुंबद पर चढ़ गए थे, तब प्रशासन कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था। पुलिस के जो लोग थे वो साइड में हो गए थे, कोई पुलिस का अधिकारी कहीं किसी को रोक नहीं रहा था। चूंकि मेरा उस वक्त के कैमरा वगैरह सब कुछ छीन छान लिया था इन लोगों ने, तोड़ ताड़ के बैग भी मेरा छीन लिया था, तो हमारे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। मतलब मैं कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले मेरे पास एक कैमरे की किट थी और जेब में पर्स था। पर कुछ देर बाद जब मेरा जबड़ा मारपीट से उनकी टूट गया था, तो मेरे मुंह से खून निकल रहा था और ना मेरे पास कैमरे का बैग था और ना मेरे जेब में पर्स था। मैं उस पीरियड में कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं क्या, क्योंकि मैं बुजुर्ग आदमी ने मुझे बचा तो लिया था, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं अगर यहाँ से भी गया तो ये चीज नहीं देख पाऊंगा जो ये हो रहा है, और अगर मैं रुका तो रुकूं कहाँ, क्योंकि अभी तो इन्होंने पीटा है। तो वो जो बाउंड्री थी वहाँ मंदिर के विवादित स्थल को जो चारों ओर से घेरे हुए थी, मैं उस दीवार पर गेट से किस जरिए उस पर चढ़ा और दीवार पर मैं बैठ गया। फिर मैं उस दीवार पर ही बैठे हुए पूरा ये घटनाक्रम देखा कि जो 11:15 बजे से शुरू होकर गुंबद को गिराने का जो प्रयास या तोड़ने का जो प्रयास हुआ था, वो मैंने 4 बजे तक देखा कि वो एक गुंबद जो 11 बजे के पहले तक खड़ा हुआ था, वो शाम 4 बजे तक टूट के बिखर चुका था। अब उसको बराबर किया जाना था उस परिसर को जो जहां गुंबद था। क्यों? क्योंकि वहां एक मंदिर बनाया जाना था और ये मंदिर बनाने का सिलसिला 5:30 बजे के बाद शुरू हुआ और तमाम कार सेवक जो वहां पे पाइपलाइन थी, पाइप लगे हुए थे बैरिकेडिंग के, उन्हीं पाइप के जरिए बड़े बड़े पत्थर नीचे ढकेलने लग गए। वो ढकेले गए पत्थर, वो हटाए गए और वो एक चबूतरा सा बनाने का काम शुरू हुआ। कि अदालत के इस फैसले पर बड़ी हैरानी ये हो रही है लोगों को कि वो अदालत जो है, जो अखबारों में जो खबरें छपी उस वक्त एक विश्वसनीय खबर मानी जाती है कि भाई मीडिया चौथा खंबा जो रिपोर्ट करता है वो जिम्मेदारी के साथ करता है। उस खबर को भी अगर विश्वसनीयता नहीं मिल रही है अदालतों में, तो हम क्या कह सकते हैं? इस वक्त जो मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसमें उस वक्त के दौर की मीडिया को भी अगर अविश्वसनीय बना दिया जाए, जबकि ये माना जाता है कि उस वक्त प्रिंट अपने हिसाब से बड़ी गंभीरता से, बड़ी ईमानदारी के साथ और
विश्वसनीयता बनाए रखते हुए अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था। उस रिपोर्टिंग को भी अदालत ने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कैसे देखा जाएगा? मीडिया के लिए ये क्या संदेश है फिर अदालत से? देखिए, कि आगे से मीडिया जो कुछ भी रिपोर्ट हो रहा है, जो भी हम वीडियो रिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी विश्वसनीयता क्या रह गई फिर? अदालत ने सब पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया एक तरीके से। देखिए, जो तकनीकी आधार इन्होंने बनाए हैं, उन तकनीकी आधार पर तो वकील लोग या उच्च अदालत में विचार हो सकता है कि जो इन्होंने किया है, वो जो फैसला दिया उसमें क्या कमियां हैं, क्या नहीं कमियां हैं। लेकिन जो आधार बनाए हैं कि अखबार में अगर फोटो है, छपी है, तो उसका निगेटिव भी अदालत के पास होना चाहिए। देखिए, बदले हुए समाज में अब हमको अपनी मार्कशीट ओरिजिनल बार बार नहीं दिखानी होती है। हम अगर फोटो स्टेट पर अटेस्ट कर देते हैं तो भी मान लिया जाता है कि ये हमारी मार्कशीट है। ये इसी सरकार ने किया है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो ग्राह्य नहीं हो रही हैं कि भाई अगर अखबार में छपी तो कोई आदमी फेक थोड़ी करेगा। अडवाणी जी 9:30 बजे वहां पहुंचे थे तो उसकी फोटोग्राफ और वीडियो है। अब उस वीडियो और फोटोग्राफ को आप बिल्कुल वो सबूत के तौर पर किस तरह से अदालत के अंदर करें। देखिए, जो 92 में जिस फिल्म से वो फोटो खींची गई थी, आज वो फिल्म हिंदुस्तान में मिलती नहीं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई। अब डिजिटल के जरिए वो फोटोग्राफ है। अब अगर उसकी नेगेटिव किसी के पास है, फोटोग्राफ अगर किसी के पास है, 1947 का किसी के पास फोटोग्राफ है, तो अगर कोई सबूत मांगेगा कि इसका निगेटिव होगा, तभी हम इस व्यक्ति को मानेंगे कि या हुआ था या नहीं हुआ था। बात अडवाणी जी या किसी को बरी करने की बात नहीं है। बात उस व्यवस्था की है कि जिन लोगों ने ढांचा गिराया वो कौन लोग हैं, और उनको लेके अदालत ने कोई फैसला या कोई बात क्यों नहीं कही गई अपने? अभी इस अदालत से जो फैसला आया है, इस फैसले की परिणति क्या होगी? इस फैसले के आखिर में अब जब ये ऊंची अदालत में जाएगा तो इसको कैसे लिया जाएगा और क्या ऊंची अदालत में इंसाफ मिलेगा? वैसे तो 28 साल हो गए और अभी तक जो मिला है, जो जानकारी आ रही है, जो जिस तरीके का फैसला आया है, उससे बहुत सारे लोग ना इत्तेफाक रखते हैं और ये महसूस करते हैं कि यह फैसला पूरी तरह से स्वीकार करने लायक नहीं है, पूरी तरह से भरोसे करने लायक नहीं है, भरोसा करने लायक नहीं है। हालाँकि अदालत के फैसले पर जब हम सवाल उठाते हैं तो अदालत की विश्वसनीयता पर नहीं, पूरे सिस्टम पर एक तरीके से कि अदालत में शायद साबित नहीं किया जा सका। और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह के विषय पर चर्चा के साथ। इस वक़्त बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने आखिर तक देखा उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।